एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो चीजें हेल्पफुल हो सके एग्जाम के लास्ट टाइम में, वही सब टॉपिक लेके आई हूँ। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी वीडियो को प्लीज देख लिया करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके और अपने अनुभव से चीजें बना रही हूँ जो लास्ट टाइम में बच्चे को चाहिए, जो जरूरी है। तो आज मैं लेके आई हूँ ईवीएस के टैग वर्ड्स और उसका लास्ट टाइम में कितना सिलेबस पढ़े। मैं पहले 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसे आप लोग चेकआउट करिएगा। एक चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का और सेकेंड मेरा किस में था, मैथ का, और थर्ड मेरी वीडियो है ईवीएस का। और बाकी ऐसे मैं धीरे धीरे करके रोज रोज एक एक वीडियो लाऊंगी। तो आप लोग प्लीज अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे कितना सिलेबस पढ़ना है। और आपको पता है कि एग्जाम देने से पहले हमें पहले उसके सिलेबस को देखना होता है। पढ़ने से पहले सिलेबस को देखना होता है कि सिलेबस पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। कुछ भी लेकर नहीं पढ़ना होता है, सिलेबस देखना जरूरी होता है। तो उसके लिए ईवीएस का एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और ईवीएस की जो सामग्री है जिसे कंटेंट कहेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। 15 आप सभी को पता है कि 15 नंबर का कंटेंट आता है। 15 नंबर का पेडागॉजी, जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं, वो आता है। तो 15 नंबर के कंटेंट में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है हमें, जो ईवीएस का देना है प्राइमरी लेवल का। तो उसके लिए 3rd से लेके 5th तक की बुक पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी की, तब उसमें कंटेंट जाके क्लियर होता है। और पेडागॉजी जो कि आपकी समझ पे होता है, और उसका भी सिलेबस है, उसे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं और सेट पीवाईक्यू लगा सकते हैं। तो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में है 5, सबसे पहले परिवार और दोस्त। देखिए इसमें सिलेबस से सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाता है ईवीएस का। इसमें क्या है, मेन थीम्स 6 है सिलेबस में। ईवीएस के सिलेबस में मेन थीम्स 6 है। मैं इसका अब फोटो लगा दूंगी लास्ट में दोनों साइड का, आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। जो सिलेबस है उसका मेन थीम्स 6 है, जिसमें पहला आएगा परिवार और दोस्त, और इसके 4 सब थीम्स हैं। यानी कि पहला जो है परिवार और दोस्त, उसके 4 पार्ट हैं। तो इसमें भी पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि मेन थीम कितने हैं और सब थीम कितने हैं, क्योंकि मेन को सब में कर देता है और सबको मेन में कर देता है, ऐसे ऑप्शन में उलझाने के लिए बच्चे को। तो आपको परिवार और दोस्त ये मेन है। अब इसके अंतर्गत आएंगे रिश्ते, सेकेंड है कार्य और खेल, और 3rd है जानवर, और 4th है पौधे। तो ये क्या है, परिवार और दोस्त के 4 मेन थीम्स आपको याद रखने हैं। पहला है रिश्ता, कार्य और खेल सेकेंड, 3rd है जानवर, और 4th है पौधे। अब सेकेंड मेन थीम पे आएंगे भोजन, 3rd मेन थीम है आश्रय, 4th मेन थीम है पानी, 5th मेन थीम है यात्रा, और 6th है मेन थीम चीजें जो हम बनाते करते हैं। मैं इस पे एकदम अच्छे से नोट की हूँ, आप लोग देखिएगा कि 6 मेन थीम है, 6 मेन थीम है, और पहला के 4 भाग हैं, उसके 4 सब थीम्स हैं। सब थीम्स को आपको अच्छे से याद करना है, मेन थीम को अच्छे से याद करना है, क्योंकि मेन थीम को सब में मिला के ऐसे क्वेश्चन वो बना देता है। अब आएंगे हम लोग शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी के ऊपर। तो पेडागॉजी में सबसे पहले ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र। ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आसान होता है ये। और सेकंड है ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस। 3rd है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला है सीखने के सिद्धांत। अगला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र और संबंध। अगला है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। अलग अलग से दृष्टिकोण होंगे, किस दृष्टिकोण से कौन सा बच्चा कैसे समझेगा। तो ये सब चीजें पढ़ने पे आपको पता चलेंगी। इतना मैं सिलेबस नहीं डिस्कस करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस एक मैं मोटा मोटी आपको लास्ट टाइम में बता रही हूँ। आप लोग अपने से मटेरियल थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिएगा, सर्च करने पे आजकल सारी चीजें मिल जाती हैं।
और अगला है गतिविधियां। अब अगला है व्यवहारिक कार्य और लास्ट है विचार विमर्श। आपको पता है विचार विमर्श करना आजकल बहुत जरूरी है। बच्चे को खुला वातावरण देना चाहिए, खुले वातावरण में उसे सिखाना चाहिए ताकि बच्चे चार लोगों से मिल सके, आपस में बात कर सके। कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चे के साथ करानी चाहिए जो आपस में चार बच्चे मिलकर उसमें डिस्कस कर सके, विचार विमर्श कर सके। इसी को कहते हैं समाजीकरण। ऐसे बच्चे चार बच्चों से जब मिलते हैं तो उनका समाजीकरण होता है और वो सीखते हैं। अब आइए टैग वर्ड्स पे चलते हैं। टैग वर्ड्स देखिए, जो टैग वर्ड्स होते हैं ना वो सबके कुछ 50% तो मिलते जुलते रहते हैं। कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हैं और टैग वर्ड्स नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो अगर पूछेगा कि क्या इसमें होना चाहिए, यानी कि क्या इसमें सही है, तो 4 तो गलत दे देगा और 1 ही उसमें सही देगा। और पूछेगा कि क्या इसमें नहीं होना चाहिए, तो उसको भी 1 ही बस देगा और 4 सही दे देगा। तो आप लोग चीजें, ये सब टैग वर्ड्स हुआ, पेडालॉजी हुआ, पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र हुआ, ये सब चीजें क्या है कि प्रैक्टिस पे आधारित है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीजें मजबूत होती जाएंगी। टैग वर्ड्स के लिए और शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागॉजी के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें मजबूत होती जाएंगी। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव वाले टैग वर्ड्स। ये टैग वर्ड्स जो कि 5 पार्ट में काम आते हैं, 50-50%। कुछ अलग होते हैं अपने मेन सब्जेक्ट, लेकिन कुछ 50% तो सब में मिलते जुलते हैं। तो देखिए, पहला पॉजिटिव में है व्यापकता। व्यापकता मीन्स क्या होता है, फैला के, प्रसारित रूप से। तो बच्चे को अगर एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो उसमें अनेक प्रकार के एग्जाम्पल से उसको समझाएंगे, व्यापकता। फिर अगला है प्रोत्साहन। प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका नेगेटिव होता है, प्रोत्साहित का विपरीत होता है हतोत्साहित। बच्चे को भी हतोत्साहित नहीं करना है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, उसको प्रोत्साहित करना। अगर बच्चा नहीं भी बोल पा रहा है, डर रहा है, तो उसको और हिम्मत देनी है और उसको कहना है कि तुम बता सकते हो, तुम कर सकते हो। तो बच्चा अंदर से प्रोत्साहित होगा और अपनी जिस भाषा में है, टूटी फूटी भाषा में है, डरी हुई भाषा में वो बोलेगा और धीरे धीरे उसका डर खत्म होगा। तो बच्चे को किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है, उसको डांटना नहीं है कि तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, ऐसा नहीं बोलना है। अगला है विस्तार। विस्तारित रूप से किसी भी चीज को बच्चे को हमें बताना है। अब अगला है अवलोकन। अवलोकन मीन्स क्या है, ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको ऐसा माहौल देना चाहिए, ऐसे तरीके से उसको सिखाना चाहिए कि बच्चा वो अपने तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सके, अवलोकन कर सके, फिर उसमें से आंसर निकाल सके। अगला है प्रश्न करना, यानी कि बच्चे को डराना धमकाना नहीं है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि उसको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वो प्रश्न करके आप वो पूछ सके। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें वो प्रश्न करे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे वो पूछ सके अपने से। फिर अन्वेषण यानी कि खोजबीन। बच्चे को अपने से खोजबीन करना चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स देना चाहिए लास्ट में होमवर्क टाइप, या फिर ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके अन्वेषण टाइप, ताकि उसका बोलने की जो क्षमता है वो विकसित हो सके, आपसे डरे नहीं और उसका जो दिमाग है थोड़ा सा वो बढ़े इसमें। तो अन्वेषण करके अन्वेषण विधि से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगला क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। पर्यावरण का सुरक्षा का भाव कितना जरूरी है ये हम सबको पता है कि पर्यावरण आजकल दूषित हो रहा है, तो ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो उसमें पर्यावरण की सुरक्षा का भाव ये पॉजिटिव है। और सुरक्षा क्यों जरूरी है, ये सब चीजें उनको बताना है। पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उनको जलाना नहीं चाहिए, तो ये सब चीजें बच्चे को बताना है। फिर अगला है वास्तविक अनुभव। बच्चे को ऐसे टॉपिक लाना है वास्तविक अनुभव कर सके, हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण से बच्चा वास्तविक चीजों से अनुभव करके फिर अगले टॉपिक को पढ़ाना है। फिर अगला है एकीकृत विषय। एकीकृत विषय मतलब क्या होता है, सारे विषय का आपस में मिला जुला। ये एकीकृत विषय जैसे लगता है कि एक विषय, इसका समझ में नहीं आता है बच्चों को, लेकिन एकीकृत विषय बहुत ही अच्छा है। इंटीग्रेटेड करके पढ़ना, इंटीग्रेटेड करके पढ़ना यानी कि सब विषय को मिला के एक ही में पढ़ना। फिर अगला है खोजने एवं सीखने के अवसर। बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहिए कि खोजने और सीखने का अवसर, यानी कि बच्चे कुछ मटेरियल अपने से इकट्ठा कर सके, खोज सके। कुछ आप अगर 1-2 वर्ड्स बता रहे हैं तो अगला वो अपने माइंड से खोज के अगला वर्ड्स आपको उसमें जोड़ के बताए। फिर अगला है प्रकृति से संबंधित तथ्य।
संबंधित तथ्य। ईवीएस है तो प्राकृतिक चीजें पढ़ाएंगे, वातावरण पर्यावरण के बारे में बताएंगे और प्रकृति से संबंधित तथ्य भी पढ़ाएंगे, तो ये सब पॉजिटिव है। अगला है दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट देना चाहिए बच्चे को। अगला है अधिगम विस्तार। अगला है प्रजातांत्रिक विस्तार। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि खुला वातावरण। क्लास का हमें वातावरण खुला रखना है ताकि सब बच्चे आपसे मिल सके, आपस में बात कर सके और एक प्रजातंत्र का माहौल क्लास में हो सके। ऐसा नहीं कि बस 2-4 बच्चे ही आपसे जो ज्यादा पढ़ने में तेज बन रहे हैं वही बस आपसे बात करें, बाकी बच्चे डर के पीछे बैठे रहे। तो प्रजातंत्र का मतलब आप लोग समझ लिए कि सबको एक समान देखना है, सबको एक समान बातें आपसे, मतलब कोई बच्चा डरे ना आपसे, यानी कि टीचर से बात कर सके, अपनी बातों को रख सके, उसे कहते हैं प्रजातंत्र। अगला है छात्र क्रियाशील। छात्रों को क्रियाशील रखना है, हमें निष्क्रिय नहीं रखना है बच्चे को। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी देने कि वो क्रियाशील रहे और उसका मन लगा रहे। ये नहीं कि कुछ नीरस विषय हम पढ़ा रहे हैं और कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सब बच्चों को देखना है कि सब बच्चे क्रियाशील हैं कि नहीं है। अगला है समाज में अंतःक्रिया। समाज में ईवीएस पढ़ा रहे हैं और समाज में आजकल समाज में रहना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में भी बताया गया है कि समाज में अंतःक्रिया करना। तो क्लास का मतलब समाज ही होगा, बच्चे के लिए लघु समाज ही होगा। तो सब बच्चे आपस में मिलजुल के किसी कार्य को कर सके। और अगला है हस्तपरक अनुभव, यानी कि उसको हाथ से कुछ ऐसे कार्य देने चाहिए जो वो कर सके। अगला है परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि हम जो बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी सामग्री का उपयोग कर सके जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों, यानी कि बच्चे इसमें सुन और देख दोनों सके। और अगला है लास्ट है त्रुटि। त्रुटि मीन्स गलती, तो कुछ इसको माइनस में मतलब नेगेटिव टैग वर्ड्स में लेते हैं, लेकिन त्रुटि करना नेगेटिव नहीं है। बच्चा अगर गलत कर रहा है, एक बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, तो आप उसको बार बार समझाइए, ना कि उसको डांट के बैठाइए। त्रुटि का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि बच्चा सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, उसके अंतर्गत वहाँ पे क्या क्या गलतियां कर रहा है उसके अनुसार हम बच्चे को सिखाएंगे। तो इतनी ये पॉजिटिव हो गए। अब आते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव में है केवल, मात्र, सिर्फ, रटना, व्याख्यान, कंठस्थ करना, सीमित। ये सब चीजें क्या है? नेगेटिव है। ये सब किसी भी पार्ट में रहेगा, 5 पार्ट में आप उसको गलत समझ जाएंगे। कंठस्थ कभी नहीं बच्चे को करा सकते हम। व्याख्यान विधि से छोटे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि व्याख्यान विधि बड़े क्लास के लिए होता है। व्याख्यान में आते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर अपनी व्याख्या देते हैं, लेक्चर देते हैं, कोई सो रहा है, कोई लिख रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं। छोटे बच्चों को हमें व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे देखिएगा, मैं लास्ट में दोनों साइड का फोटो लगवा दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट करके देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि और वीडियो लाऊं जो आपके लिए एग्जाम के लास्ट टाइम में मदद कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।